हाँ, आवाज आ रही है नंदिता जी? आवाज आ रही? हाँ जय जी नैन आ रही है। ठीक है। AUX mode, FM mode, Bluetooth mode, connected. हाँ, विशु जी आवाज आ रही है आपको? जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी दीदी आ रही है। ठीक है। दस लक्षण पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह पर्व आपके जीवन का ऐसा पर्व बने कि फिर किसी पर्व को मनाने की आवश्यकता ही ना रहे। यही भावना है हमारी। चूंकि मैंने उसमें ऑनलाइन के लिए लिखा था बृहद्रव्य संग्रह या फिर लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। अब चूंकि यहाँ पे हम रतलाम में हैं अभी और महिला मंडल है यहाँ का, तो तीन लोग का नक्शा इनको समझना है, जो आप सभी समझ चुके हैं, तीसरे अध्याय में समझ लिया हमने। तो वो शॉर्ट में एक बार हम तीन लोग का नक्शा समझाएंगे और उसके बाद कल से या परसों से तीन लोग का नक्शा जैसे ही पूरा होता है चतुर्दश गुणस्थान का विषय हम लेंगे। तो आप लोगों को जो भी उपयुक्त लगे, अभी तो आप तीसरा अध्याय निकाल लीजिए मोक्ष शास्त्र का। और फिर चतुर्दश गुणस्थान आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और अभी भी चूंकि हमने तीन के बाद चार पांच और छठा अध्याय चल रहा है हमारा, तो करीब करीब 7 महीने हो चुके होंगे हमें, 6-7 महीने। तो आप लोग भूल भी गए होंगे वो पूरा, तो इसलिए आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और नक्शा साथ में बनाएंगे हम सब मिलकर, ठीक है? चलिए, तो हाँ, कॉपी पेन ले आइए। आप लोग भी लाए होंगे ना कॉपी पेन सभी? तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ सभी का चिर परिचित ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ। जैन ही नहीं, जैनेतर में भी संस्कृत भाषा में बनाया जाने वाला सर्वप्रथम ग्रंथ यदि कोई है तो वह है तत्वार्थ सूत्र, जो कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचा गया है। ग्रंथ पिच्छ उमा स्वामी इन्हें कहा जाता है। और ये पूरा ग्रंथ सूत्र में लिपिबद्ध किया गया है। तो इसकी विशेषता क्या है तत्वार्थ सूत्र की? कि पहली बात तो ये संस्कृत में है पूरा ग्रंथ, इसके पहले जितने भी ग्रंथ थे वो सब प्राकृत में थे, और ये पहला ग्रंथ संस्कृत में है। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों में लिपिबद्ध है। तो उससे क्या फायदा हुआ हमें, सूत्रों में लिपिबद्ध है तो सूत्र मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बहुत सारी बात कह गए। गागर में सागर हम छड़ाला को कहते हैं, लेकिन सूत्र भी गागर में सागर है। एक छोटा सा सूत्र होता है और उसमें इतना उसका विस्तार करने जाए तो इतना सारा निकलता है उसमें से अर्थ। तो ये जो सूत्र है, मतलब हम याद करते हैं, हमारी तो क्लास में करीब 50 के करीब स्टूडेंट्स हैं और सब लोगों ने सूत्र साथ साथ याद कर, जैसे आज क्लास में पांचवा सूत्र चला तो 5 तक के सूत्र याद कर लेती है, अर्थ सहित, हेडिंग सहित। तो बहुत होशियार है जो दिल्ली हरियाणा और इंदौर, बहुत जगह के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सम्यक शुद्ध धारा नाम से हमारा ग्रुप चलता है, उसमें ये लोग सब जुड़े हुए हैं। उसके पहले छह डाला तत्वार सूत्र पूरा सब इन लोगों ने अध्ययन किया है और बहुत होशियार हैं ये लोग भी। और यहाँ का महिला मंडल तो मैंने सुना है बहुत होशियार है, ऐसा मेरा सुनने में आया है कि उनको तो कार्यक्रम कराने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण महिलाएं हैं, सब ज्ञान है। तो सब समझदार है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बीच में से ही यह प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो ये जो अब चलो देखो, हमारा विषय हम प्रारंभ करें तो उससे पूर्व उसकी भूमिका के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये हम कहाँ पर रहते हैं। ये नहीं चाहिए, लैपटॉप का स्टैंड था वो रूम पे से लाना था, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, आज रहने दीजिए। हम लोग अभी कहाँ पर बैठे हैं? मध्य लोक में बैठे हैं। मध्य लोक कहाँ पर स्थित है?
बहुत बढ़िया। जम्बू द्वीप में मध्य लोक है कि मध्य लोक में जम्बू द्वीप है? हाँ, तो हम लोग कहाँ बैठे हैं अभी? मध्य लोक में। एक उत्तर आ गया। मध्य लोक कहाँ पर है, मेरा अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया। तीन लोक है। तीन लोक कहाँ पर है? किसी सांप के ऊपर तो नहीं बैठा, शेषनाग के ऊपर तो नहीं विराजमान? तीन लोग। नरक के ऊपर तीन लोग हैं। तीन लोग कहाँ हैं? आकाश में। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट के द्वारा, ठीक है? सब लोग कॉपी में बनाइएगा। वो लाइन सबको ध्यान में होगी ना? भैया इसको एडजस्ट कर लेना। इसको एडजस्ट कर। आप देख रहे होंगे यहाँ के लोगों में कितना साधर्म्य वात्सल्य, जिन्हाने को समझने की उत्कंठा है। सब लगे हुए हैं आगे पीछे बोर्ड लगाने में, कोई किसी में। देखिए, तीन लोग। लाइन सुनी अपने लोग? किसी को याद है तीन लोग के संबंध में कोई भी लाइन याद है? किसी भी स्तुति या छंद में या कविता में? तीन भुवन में सात इंद्रा गया। और कुछ लाइन याद है? बहुत बड़ी तीन बात है। लोक दोनों के में त्रिभुवन आ गया। और वही तीरथ जहाँ, तीन लोक के तीरथ जहाँ, नित प्रतिवंदन कीजे तहाँ। ये भी बढ़िया है। बहुत अच्छा। विष्णु जी हरिद्वार से हमारे बीच में, बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने भी। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, इन लोगों को समझने का हमारा उद्देश्य क्या है कि हम वहां पर जितने भी अप्रतिम जिन चैत्यालय हैं उनकी वंदना के हमारे भाव। हम तो यहाँ पर इतने सुंदर जिन मंदिर हैं यहाँ पर, इनके दर्शन तो हम करते हैं और भी यात्राओं पर हम जाते हैं, लेकिन जो अप्रतिम चैत्यालय है उनको हम यही बैठे बैठे जा तो सकते नहीं है, यही बैठे बैठे भाव से वंदना करते हैं। तो ये भी है। और कोई तीन लोग की लाइन किसी को याद ध्यान में आ रही हो? सुनी तो सबने है। चलो कोई बात नहीं। 14 राज उदंग नव लोक पुरुष संठान। में जीवन दिखे धर्मत है विज्ञान। हाँ, 14 राजों का ये तीन लोग है। कैसा है? और एक और लाइन है उसकी तीन लोग के बारे में। पुरुषाकार कटिहार की धार और पेट प्रसाद। क्या है स्टार्टिंग में लाइन? पुरुष मतलब कोई पुरुष पेट, हाँ, कमर पे हाथ रखकर पेट मुंह छोड़े करके और ऐसे खड़ा है, वह है। ऐसा नहीं रचना सी है तीन लोगों की। कैसी रचना है? पुरुषाकार ऐसा कोई शोभा जी दिखाई दे रहा है? हाँ, शोभा जी दिखाई दे रहा है? जी। तीन लोगों का एक मोटा मोटा नक्शा, नाम के नहीं है ये तो वैसे ही नॉर्मली तीन लोगों का नक्शा हम देखें तो ऐसा होता है। अब ये जो तीन लोग हैं इसको तीन लोग क्यों बोलो? तो कुछ भी नहीं है। ये यहाँ तक तो इसमें अधोलोक,
ठीक है, यहाँ तक अधो लोग है। इसके बाद ये मध्य लोग है और इसके बाद का ये सब ऊर्ध्व लोग है। अधो मध्य और ऊर्ध्व लोग, और ये सिद्ध शिला भी यहाँ पर है, इसके ऊपर है, ये समझ लीजिए यहाँ पर सिद्ध शिला। अब ये जो पहले तो अपन बाहर का क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीन लोग किसके आधार पर टिका हुआ है? हाँ, घन बात तीन बोला, बात तनु बात बिल्कुल सही, ये तीन बात वाला है। फिर चालू कराओ, ये आप बनाओ फिर। घन बात बोला है। तीन बात वाला दिख है। नहीं रहा दीदी, साफ नहीं। बिल्कुल नहीं समझ में। कोई बात नहीं, बोलना बोलना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो तीन लोग हैं वो किसके आधार से है? बात वाला मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, डिवाइड करना मतलब उससे बेशतर है, उसके आसपास है, तीन लोग के आसपास है। तो पहला है, पहला कौन सा वाला है? घनोदर दिमाग वाले, मतलब बहुत हेवी, जल और हवा दोनों का मिलाकर वो एक पूरी लेयर बनती है, वो घनोदर बात वाले। फिर उसके बाद घन बात वाले, वो केवल केवल जल को। और फिर उसके बाद तनु बात वाले, वो एक पतली सी लेयर है, वायु। इस तरह से तीन बात वाले से बेचते हैं, ये पूरे नीचे तक भी आते हैं, चारों तरफ बात वाले, है ना। अब हमें ये समझ में आता है कि ये जो लोग है, तीन लोग है, तो बात वलय से बेस्टिक है। और यदि हम ऐसा समझे कि तीन लोग बात वलय के आधार से है, तो बात वलय किसके आधार से है? ये तो सब अपने आधार से है। लेकिन अभी निमित्त की चर्चा चल रही है, व्यवहार की चर्चा चल रही है, व्यवहार से कथन किया जाता है कि ये इसके आधार से, हाँ बहुत बढ़िया, आकाश के आधार से ये तीनों बात बने। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आकाश किसके आधार से? आकाश अपने आधार आकाश, से। हाँ बिल्कुल सही। तो इस ये जो भी आप लोगों ने बोला ना कि सब अपने अपने आधार से है, तो वो ऐसे सिद्ध होता है कि जैसे जो आकाश है वो अपने आधार से रह सकता है, तो वैसे ही सभी अपने अपने आधार से रह सकते हैं। मतलब इतना बड़ा जो तीन लोग है वो आकाश के आधार से रह सकता है, इसका मतलब। और फिर आकाश किसके आधार से है? तो जैसे आकाश अपने आधार से है, ऐसे पूरा तीन लोग भी अपने ही आधार से है। ठीक, अब इसी में ये नीचे सात नरक है। सात नरक में जो सबसे पहला नरक है उसका क्या नाम है? रत्न प्रभा। हाँ चलो, इसको याद है, सातों नाम, सातों नरक के। बहुत बढ़िया, इधर से रत्न प्रवाह, वायुका प्रवाह, पंख प्रवाह, वायुका प्रवाह, शर्करा प्रवाह, हाँ तम प्रवाह, महातम प्रवाह, तम प्रवाह। तम तम प्रवाह नहीं है कोई नहीं, फिर आवेगा तम तम टमाटर प्रवाह है, इसे नहीं है। हाँ बढ़िया, पर वो आप थोड़ा सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, रत्न प्रभा उसके बाद शर्करा। बहुत बढ़िया, तो ये सात नरक है, इन सात वायुका नरक प्रभा। ये लो। हाँ बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? मूवी का नाम क्या है? नीचे समझ में आ रहा है? ये सात नरक है यहाँ पर। अब एक को एक मिनट देखिए, टीचर लोगों को समझ में आना चाहिए, हम इसीलिए बिल्कुल सरल सरल भाषा में दे रहे हैं। ये यहाँ पर सात नरक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये नरक एक के नीचे एक है ना, एक के पास में एक है, तो एक के नीचे एक। अब ये एक के नीचे एक, तो पहला नरक जहाँ पर खत्म हुआ वहां से कौन सा नरक चालू हो गया? ऐसा नहीं है,
ये भ्रम है हमारा। जहाँ पहला नरक खत्म हुआ वहां से दूसरा नरक चालू नहीं होगा, उसके बीच में कई योजनाओं का डिफरेंस है। एक नरक से दूसरे नरक के बीच में कई योजन स्थान खाली पड़ा होगा, उसके बाद फिर दूसरा नरक आएगा। ऐसे ही उनके बीच में भी मतलब कोई भी नरक सब आकाश के आधार से सारे था। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो प्रथम नरक है, ये प्रथम नरक है, रक्त प्रवाह नरक। ये इसके कितने भाग हैं? अब मैं ये पूछ रही हूँ कि 3 भाग की जो ऊपर ये पृथ्वी है, इस पर हम रहते हैं, उसका क्या नाम है? भाग नहीं, पृथ्वी का नाम बता। हाँ चित्रा पृथ्वी, चित्रा। हाँ, चित्रा देखो ये चित्रा ऑनलाइन वालों ने सही बता दिया। किसने बताया? विष्णु जी ने। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, हैंड्स तो बहुत सारे रहे हैं इसमें। चित्रा पृथ्वी, इसको चित्रा पृथ्वी कहते हैं, इस पर हम हैं, इसे चित्रा पृथ्वी कहते हैं। इसी पृथ्वी पर सुमेरु पर्वत भी प्रारंभ हो रहा है। सुमेरु पर्वत जो है दीव में भी है, लेकिन उसका धरती से, चित्रा पृथ्वी से ऊपर कितना है? 99,000 99,040 यानी चुंडी का भी गिना 40, वैसे 99,000 है। और पृथ्वी के अंदर कितना है? 1,000। ठीक है, तो वो भी इसी पृथ्वी पे, चित्रा पृथ्वी। तो पहली पृथ्वी का नाम, मतलब इस पृथ्वी का नाम क्या हुआ? पीछे से चित्रा पृथ्वी। अब इसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं? एक अब आप लोग में से कोई बताएंगे? हाँ ठीक है, खर भाग, पंख भाग और अवंग भाग। और ये जो खर भाग और पंख भाग और अवंग भाग है, इसमें कोई जिन मंदिर है क्या? कहाँ पर? और कोई बताना चाहता है? जहाँ जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं उसके नीचे जो अधोलोक है उसमें जिन मंदिर है या नहीं, पहले तो ये बताइए। जी हैंगे। फिर से सुनो मैंने क्या पूछा। जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं उसके नीचे जिन मंदिर है या नहीं? हाँ हैंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा प्रश्न, 2 बार इसीलिए रिपीट किया है मैंने। हाँ है दीदी। है पक्का? जी हाँ, है। सबका भी यही उत्तर है यहाँ पर भी? हाँ तो फिर है दीदी। यदि यही उत्तर है, अच्छा का अलग है क्या? मंजू जी, जी हरदा, दीदी। जय जिनेन्द्र बोलिए। दीदी। हाँ, क्या हाँ उत्तर है? है। अच्छा, हाँ यदि सही उत्तर है रत्न तो फिर हैंड्स डाउन रत्न कर लीजिए। हैंड्स अप किया आपने, हैंड रेस किया, इसका मतलब कुछ डिफरेंट उत्तर है ना? चलिए, यदि सबका यही उत्तर है तो आपको फिर ध्यान देने की जरूरत है कि जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं उसके नीचे कोई भी मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है मंदिर? इसका कारण है बहुत बड़ा। हम अभी हम आगे चर्चा समझ, चित्र समझने वाले हैं मध्य लोक का। मध्य लोक कितना बड़ा है? जम्बू द्वीप कितना, मध्य लोक कितना बड़ा है? 45,00,000। हाँ, बहुत बढ़िया। 45 लाख योजन का मध्य लोक है। सिद्धशिला कितनी बड़ी है? 45,00,000। सिद्धशिला में 45 45 लाख। लाख योजन की। हाँ, और जो नीचे नरक है वो उस 45 लाख योजन वाले स्थान को छोड़कर उसके आसपास शिव मंदिर बने हैं। उस 45 लाख योजन में शिव मंदिर नहीं है, क्योंकि जो पहला नरक है उसका बिल ही 45 लाख योजन का। तो उस बिल के आसपास, बिल में तो नहीं रहेगा मंदिर, मंदिर के आसपास। तो इसलिए हम जिस पृथ्वी पर खड़े होते हैं उसके नीचे कोई भी मंदिर नहीं। ठीक है, अधोलोक में तो है मंदिर। कितने मंदिर है अधोलोक में? 7,72,73,00,000। बहुत बढ़िया। 7,72,00,000 अधोलोक में जिन मंदिर है, लेकिन इस पृथ्वी के नीचे नहीं, मतलब है इसी पृथ्वी के नीचे लेकिन मध्य लोक के नीचे नहीं है। फिर इसलिए नहीं है, उसका भी कारण है।
कि जहां पर हम खड़े होते हैं हमारे पैरों के नीचे मंदिर का शिखर नहीं आता था, तो स्वतः ही ऐसी व्यवस्था है कि वो उस स्थान पर मंदिर नहीं है। ठीक। अब हाँ, हम बात कर रहे थे कि इसमें जो 3 भाग हैं, लोग के नीचे नहीं, कई दूर के नीचे। कहाँ कहाँ से सिद्ध भगवान जाते हैं, बस पूरा 43 साल की उम्र। हम बात कर रहे थे ये जो 3 भाग हैं, इसमें किस किस भाग में जिन मंदिर बने हुए हैं। अब प्रश्न छोड़ दीजिए, वो वाला तो हो गया कि उतने एरिया में नहीं है, तो बाकी के एरिया में तो है जिन भवन। किस किस भाग में है, किस भाग में नहीं है, और इसके नीचे कौन कौन से नरक में जिन भवन थे या जिन मंदिर थे, कौन बताएगा मुझको? हाँ ठीक है, और नीचे वाले नरक में कहाँ कहाँ है, कौन कौन से नरक में? नहीं है, एक मिनट जिससे कुछ नीचे नहीं है, पूरे अधोलोक में ना। कितना बताया आप लोगों ने, कितने मंदिर है? 7 करोड़ में से कितने करोड़ नीचे वाले नरक में है और कितने करोड़ ऊपर वाले नरक? हाँ भाई साहब, भैया चलिए, कौन बताइए, चलिए आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आपने जो पहले उत्तर दिया था वो सही था, पर थोड़ा कॉम्प्लीमेंट तो होना पड़ेगा। केवल खर भाग और पंख भाग में ही जिन भवन है, अब बहुल भाग में भी जिन मंदिर नहीं है। ठीक है, और जो देव रहते हैं ना, वो कौन से मतलब अधोलोक में कौन कौन रहता है? कितनी गति के जीव रहते हैं अधोलोक में? वो गए। मैंने प्रश्न पूछा कितनी गति के, कौन कौन से? बिल्कुल सही, 3 गति के जीव, बहुत बढ़िया। 3 गति के जीव रहते हैं यहाँ पर। अब देव गति के जीव किस किस नरक में रहते हैं? हर भाग में और पंख भाग। ठीक है, ये सब समझ चुके हैं आप लोग। चलिए अब तो क्या समझाना था? हाँ, अब ये जो नरक है वो, इसको अधोलोक क्यों बोला? एक के नीचे एक, बहुत बढ़िया, एक के नीचे एक है इसलिए इसको अधोलोक बोला। अधोलोक जैसे सीढ़ियां होती है ना, एक के नीचे एक, इससे अधो, अधो मतलब नीचे, इसलिए अधोलोक बोला। अब ये हो गया हमारा। इसमें से कोई किसी का कोई प्रश्न है क्या? तो थोड़ा फास्ट ले रहे हैं, डिटेल तो इतना है कि पूरा तीसरा अध्याय है ये इसी से भरा हुआ है, लेकिन इतना तो समय नहीं है हमारे पास। हाँ, ऑनलाइन में से क्लियर हो गया सबको? नेहा जी, जी दीदी। आ रहा है ना? कॉपी लेकर बैठे हैं ना? लेकर बैठिए। जी बैठी। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, अब ये हो गया हमारे अधोलोक की चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो मध्य लोक की चर्चा है। मध्य लोक का दूसरा नाम क्या है? बहुत बढ़िया, दियगलोक। मध्य लोक को तिर्यक लोक क्यों कहते हैं? तिरछा मतलब, तो तिरछा हाँ, तिरछा मतलब जैसे हम सीधे खड़े हैं तो इसको तिरछे तिरछे थे क्या अपन? अपन तो सीधे खड़े हैं। हाँ, ऊपर नीचे नहीं है, सब आड़े में, खड़े में नहीं, कोई भी आड़े में, इसलिए इसे तिर्यक लोक कहते हैं। कोई कोई इसका अर्थ ये लगा कि यहाँ पर तिर्यक से रहते हैं इसलिए तिर्यक लोक है, वो अर्थ बिल्कुल गलत है। इसका सही अर्थ ये है कि सब तिरछे में है, इसलिए ये तिर्यक लोक कहलाता है। अब इस मध्य लोक की चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे, उस पर हम आते हैं। पहले शॉर्ट में हम उर्दू लोक की चर्चा कर लेते हैं। उर्दू लोक में क्या क्या है? हाँ बढ़िया, 16 स्वर्ग, नौ अनुदिश, नौ उत्तर, हाँ याद कर, इसकी भी 9 जरूरत नहीं। दैविक। अब जो सिद्ध शिला है, उर्दू लोक में सिद्ध शिला भी है ना, कहाँ पर स्थित?
नदी बात सदभाव लगेगी ऊपर, नहीं, फिर अनुवाद नदी बात नहीं है नीचे 40 लाख धनोदधिवाद है तो ये वाला है, इसके नीचे नीचे और किसी का कोई होता है? किसी का तो वोट होगा किसी को भगवान की कहीं बात करनी है हाँ, बहुत बड़े के साथ इसको कहते हैं सिद्धशिला। सिद्ध भगवान तो यहाँ पर है, तनुवाद है, और यहाँ पर भी कैसे है? हम करनी है सिर संशय में तो है। सिर गार्सन पद्मा अब हम चित्र पे ध्यान से देना, मैं बस ये समझाना चाह रही थी दोनों इनका सिर्फ सबका एक ही समान रहेगा, वो पेड़ ऊपर नीचे रहे, जैसे बलून होते हैं ना, बलून छोड़े ऊपर छत पर, कोई बड़ा बलून हो तो वो नीचे से बड़ा होगा, ऊपर से सब सेम रहेंगे। ऐसे ही सिद्ध भगवान ऊपर से सब सेम रहेंगे और तनुवाद वलय में रहेंगे। ठीक है, अब ये स्वर्ग का आपको समझ में आएंगे, स्वर्ग का हम नहीं जाते, ठीक है। स्वर्ग के लिए पूरा मतलब उर्दू लोग के लिए पूरा चौथा अध्याय दिया है यहाँ पे। बहुत अच्छा और बहुत विस्तार से वर्णन है, गजब का वर्णन है। यदि आप लोगों को इसको समझने की इच्छा है डिटेल में तो YouTube पर वीडियो पड़ी है मेरी, वो आप वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट विषय पर। देखो सिद्ध शिला का दूसरा नाम क्या है? ईशर प्रागभाग, आठवीं पृथ्वी, अष्टम वसुधा पाने को, कौन सी अष्टम वसुधा? ये ईशर प्रागभाग। तो ये जो यहाँ पर बनाई थी ना सिद्ध शिला, वो स्फटिक मणि की बनी हुई है, वो वहीं पर बनी है, लेकिन सिद्ध भगवान उसके ऊपर तक जाते हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान नहीं होते, लेकिन सिद्ध शिला से ऊपर रहते हैं। सिद्ध शिला क्यों बोला उसको? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ सिद्ध ही रहते हैं, ऐसे वो तो स्फटिक मणि की बनी बनी हुई है पूरी। चलिए अब हम हमारा मूल विषय पर आ रहे हैं, मध्य लोक। अब मध्य लोक कितना बड़ा है? 35 लाख यूजर, हाँ 40 लाख 20 लाख यूजर। लंबाई मोटाई 1 लाख और ऊंचाई 1 लाख है। ऊंचाई तो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। वो जो हमने एक वाला हिस्सा देखा था ना इसका, लोक का, 3 लोक का सबसे छोटा हिस्सा वही है, और वो कितना है? 1 राजू है। तो पूरा मध्य लोक 1 राजू जितना है। अब 1 राजू मतलब असंख्यातो योजन, मतलब हम तो काउंट ही नहीं कर सकते, उतना बड़ा है, ठीक है ये मध्य लोक। अब ये मध्य लोक की रचना सब आड़े में बनी हुई है, पर हम यहाँ पर इसको खड़े में समझेंगे, तो यहाँ आड़े में तो समझ नहीं सकते, तो खड़े में ही समझेंगे। इसके लिए आप सब लोग अपनी अपनी कॉपी में एक जीरो बनाइए सबसे पहले। बनाया? क्या नाम है भैया? हाँ बनाया आपने? एक जीरो, ठीक। ये जीरो है जम्मू द्वीप। अभी हम ऊपर से देख रहे हैं, हम समझ लो एरोप्लेन में गए हैं, और एरोप्लेन में हम चाहे यहाँ से रतलाम को देखेंगे तो रतलाम इतना भी नहीं दिखेगा, और हम यहाँ पे रहे तो कितना बड़ा लगता है रतलाम, कितना बड़ा। ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं एरोप्लेन से, ऊपर से देख रहे हैं जम्बू द्वीप, मध्य लोक। ये जम्बू द्वीप इतना दिखाई देगा, बिल्कुल पॉइंट जितना। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे जम्बू द्वीप समझ रहे हैं। जम्बू द्वीप के बाहर क्या है? लवण समुद्र। हाँ मंजू जी बोलिए।
दीदी, जो सिद्ध परमेष्ठी आपने बोला है ना, वो मैं सुन नहीं पाई। क्या आपने बोला कि कहाँ रहते हैं सिद्ध परमेष्ठी? तनुवात वलय, अंतिम मतलब तनु, तो लोकाकाश है उसके अंतिम हिस्से में। हाँ, तनु बात बोले। और दीदी, हाँ। ब्लैक बोर्ड बिल्कुल चमक रहा है, हम लोग कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अच्छा, अब देखना, अब दिख रहा है। नहीं, वो रोशनी पड़ रही है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, हम लोग ने समझा हुआ है तो हम आइडिया लगा हाँ, लेंगे, आप थोड़ा हाँ बोलेंगे तो। आइडिया अपने बच्चे से बोलती भी जा रही है ना, तो आप एक जीरो बनाइए अपनी कॉपी में। उसके बाद और उसके आसपास एक जीरो, मतलब वो जीरो है तो जम्बूद्वीप, उसके बाहर कौन सा है, क्या है आपका? लवण समुद्र। उसके बाद क्या है? कालो दल भारती खंड। उसके बाद कालोदरी समुद्र। कालोनी समुद्र। उसके बाद कर ठीक, उसके बाद पुष्करार्ध द्वीप। पुष्करार्ध द्वीप। द्वीप हो गया। इसके बाद मानसोत्तर, मानसोत्तर पर्वत दीदी। देखते हैं आप कितना चल काम का पुस्तक है। चलो तो बारह नंबर द्वीप हो गया। बारह नंबर समुद्र, फिर मानसोत्तर पर्वत। ऐसे करके चलो ये हो गया हमारा। फिर 11वां नंबर का कौन सा है? कुंडलवर द्वीप। इसके बाद कुंडलवर, वेरी गुड। 13वां है, ये 13वां समझ लो, क्योंकि ये तो जेनियों की आदत है अपने मतलब की चीजें याद रखते हैं। जहां जहां जिनाला है बस उसी को तो याद रखेंगे, घी के क्यों याद रखेंगे? भले घी जैसा पानी हो, अरे दारू जैसा पानी हो, उसको याद नहीं रखेंगे। तो हमारे मतलब की चीज याद रखते हैं। हाँ, बीच में 8वां गया विश्व दिन, फिर 11वां, 13वां, बस। उसके बाद टेम्पुरम, उसके बाद सीधा समुद्र, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन सा है? हरिताल। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? तेरवा के हाँ बाद हाँ, हरिताल। कौन सा? हरिताल तेरवा। हाँ 13वां तो बता दिया, उसके बाद कब पूछ रहे हैं? हुआ हरिताल। आवाज क्लियर नहीं आ रही ललिता जी आपकी। समुद्र। चलिए। स्वयं, हाँ सुषमा जी हो क्या? स्वयंभू रमण समुद्र। अंत। हाँ, अब देखो इसमें एक बात, ये ऐसे पढ़ते जाओ। असंख्यात हुआ समुद्र है, स्वयं समुद्र। इसके बाद ऐसा नहीं कि 13 ही समुद्र, 13 द्वीप है और 13 ही समुद्र है। असंख्यात द्वीप है और असंख्यात समुद्र है। अंतिम द्वीप का नाम क्या है? और अंतिम समुद्र का नाम? स्वयंभू लवण समुद्र। स्वयंभू लवण द्वीप। शंभू रमन द्वीप तो सबसे आखिरी वाला है। हाँ आखिरी वाला, सबसे आखिरी वाला स्वयंभू रमण समुद्र। ठीक है, नंदीश्वर द्वीप भी तो है। नंदी। 8वां बोल दिया ना, अभी 8वां बात की थी ना नंदीश्वर द्वीप की। अब इस पर हम क्या खास बात बताना चाहते हैं? ये तो असंख्यात द्वीप और समुद्र की बात तो हो गई, तो सब समझ लेना आप। 8वें द्वीप की बात भी नहीं कर रहे हम, नंदीश्वर द्वीप आप अलग से समझ लिया होगा आप लोगों ने। 11वां और 13वां भी अलग से समझ लिया होगा, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। अब मुख्य बात कर रहे हैं ढाई द्वीप की। तो इसको ढाई द्वीप क्यों बोलते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं क्यों बोलते हैं, किसी को पता है क्या? आधा द्वीप, आधा द्वीप, आधा हाँ, द्वीप। एक जम्बू द्वीप, एक घाटकी खंड और आधा पुष्करार्ध। ये जम्बू द्वीप, एक एक घाटकी हाथी खंड और और आधा आधा। पुष्करार्ध। हाँ ठीक है।
कितना कितना हो रहा है एक कौन सा ठीक है अब मैं जिससे पूछूंगी कोई नाम बोले ये कौन सा है जम्बूद्वीप एक जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप के बाद क्या है लवण समुद्र आप लोग आगे आ जाइए ना थोड़ा चलिए अब ये कितना हमें कितना हो रहा है एक फिर इसके बाद दूसरा दिन और फिर ये तीसरा दिन हम समुद्र को छोड़ रहे हैं बीच बीच में समुद्र तो ये जो तीसरा द्वीप है एक दो और ये तीन ये तीसरा द्वीप में बीच में क्या है पढ़ा कर रहे हैं क्या मानसोत्तर पर्वत मानसोत्तर पर्वत नहीं नहीं क्यों और बनाना है बस जम्बूद्वीप फिर घाटी खंड और और बनाना है पुष्कर द्वीप ये कौन सा पिक्चर है ये वाला पुष्कर हाँ करो इसको पुष्कर क्यों बोलते हैं सब लोग इसलिए बोलते हैं कि ये जो पुष्कर द्वीप है ना इसके बीच में बिल्कुल बीच में मानसोत्तर पर्वत मानसरोवर पर्वत है पूरी रोड ठीक है मानसरोवर पर्वत है तो अब ये हिस्सा तो छोड़ दो ये आधा बस अब इसके ये कितना बड़ा है जम्मू जी 1 लाख 1 लाख 1 लाख ठीक है ये कितना बड़ा टाइम हो गया है तो ठीक है 4 फिर ये 8 8 ये